हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सुधांशु और आप देखने आ चुके हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स नगरी। तो गाइस, लास्ट की क्लास के अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और रेगुलर सरफेस के लिए कैसा होता है, या फिर रेगुलर सरफेस के लिए कैसा होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, सब तरीके की हमने बात की थी। तो गाइस, आज की क्लास के अंदर जो हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार कई सालों से लगभग सारे ही बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। गॉस लॉ के थ्रू जो क्वेश्चन है वो बहुत हद तक पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो गॉस थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनके थ्रू किया गया जो काम है वही बहुत यूनिक है, ठीक है। कि गॉस बाबा ने जो कुछ भी काम किया वो बहुत ही रिमार्केबल है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बनाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, गॉस थ्योरम बेसिकली जो होता है, आपने पढ़ा कि ये फ्लक्स से रिलेटेड है। मैंने बताया था आपको कि जब आप फ्लक्स की बात करते हैं तो गॉस थ्योरम जो है वो फ्लक्स की ही बात करता है बेसिकली, ठीक है। हमने आपको जितने भी फ्लक्सेस के बारे में बताए अभी तक पिछली क्लास के अंदर, वो सारे के सारे जो फ्लक्स थे बच्चों, वो सारे ओपन सरफेसेस थे। कोई रेगुलर सरफेस था, कोई रेगुलर सरफेस था, लेकिन वो ओपन सरफेसेस थे। यहां पे गॉस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहता हूं कि अगर सरफेस ओपन ना होके अगर सरफेस क्लोज होगा तो उसके ऊपर फ्लक्स है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले यहां पे हम जो टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। यहां पे हम बात कर लेते हैं फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अब देखिए, क्लोज सरफेस के लिए आप कोई भी सरफेस ले सकते हैं। मैं यहां पे क्यूब कंसीडर करता हूं। मान लीजिए कि ये मेरा एक क्यूब है, इस तरीके से मैंने यहां पे एक क्यूब बना लिया है, ओके। और इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर देखिए, ये क्यूब क्या है, ये क्यूब एक क्लोज सरफेस है, ओके। अब मैं बात करता हूं कि इस टाइप के क्लोज सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि ये जो मेरा जो क्यूब है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ओके। तो यहां पर दो चीज समझ में आई। पहली चीज कि मेरी जो बॉडी है वो क्लोज सरफेस है। ये कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, क्लोज ऑब्जेक्ट है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। अच्छा, चलिए गाइस, क्यूब को ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि इस बॉक्स को आप क्यूब समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये क्यूब है तो देखिए इसके कितने सरफेसेस हैं। मान लीजिए ये सरफेस हो गया मेरा 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4 and this one is 5 and this one is 6, ओके। देखिए यहां पे ये 6 सरफेसेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा ही सरफेसेस क्यूब के अंदर भी होगा। यहां पे अगर 6 सरफेसेस है, क्यूब के अंदर कितने सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, ओके। अब यहां पे मुझे फ्लक्स निकालना है, तो जो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लक्स का मेरा फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला आपका होता है EdA cos थीटा, ठीक है। इसको आप पढ़ते आ चुके हैं, ये आपने लास्ट क्लास के अंदर देखा होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EdA cos थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स को निकालने के लिए कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं होता। अगर मल्टीपल सरफेसेस है, मल्टीपल अगर प्लेन्स है, तो हर प्लेन के लिए जो फ्लक्स होगा वो अलग अलग निकलता है, पहली चीज। तो यहां पे कितने सरफेसेस हैं, चलिए सरफेस की नेमिंग कर लेते हैं। मान लीजिए जो आउटर सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, दैट इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2, इसके अप वाला जो होगा दैट इज सरफेस नंबर 3, दिस इज सरफेस नंबर 4, ओके। टॉप वन इज द सरफेस नंबर 5 और इसके साइड में जो अप साइड को आ रहा है दैट इज सरफेस नंबर 6, ओके। तो दीज आर द 6 सरफेस ऑफ क्यूब्स, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंगल सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना है। चलिए निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं फ्लक्स निकालता हूं, मैं निकालता हूं फर्स्ट सरफेस के लिए फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट प्लेन है ये। मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स निकालने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मेरी दूसरी चीज होती है वो होता है एरिया वेक्टर। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मुझे पता पड़ गया कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर कुछ सोचने वाली बात नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, वेक्टर्स के बारे में पता करना है कि भाई एरिया वेक्टर कैसा होगा। मान लीजिए ये क्यूब ऐसे रखा हुआ है,
ओके। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा, इस प्लेन के अप इस तरीके से या इस प्लेन के डाउन, दो ही कंडीशन हो सकती है आपको पता है। अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर या ऐसे होगा या एरिया वेक्टर ऐसे होगा। हमने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ओके अच्छा, यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस होता है, अगर कोई भी क्लोज सरफेस होता है तो जो एरिया वेक्टर होता है, क्या होता है, जो एरिया वेक्टर होता है ये ओनली आउट ऑफ द प्लेन वाला काउंट होगा। एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा आउट ऑफ द प्लेन वाला काउंट होगा। यानी कि इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, ये देखिए ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये क्या है, ये है तो आउट ऑफ द प्लेन लेकिन ये क्या है, ये इनसाइड ऑफ द बॉडी है। ठीक है, तो आपको हमेशा एरिया वेक्टर कौन सा काउंट करना है, जो कि बॉडी से बाहर हो और प्लेन से भी बाहर हो। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे जो मेरा एरिया वेक्टर होगा गाइस, ये कैसा होगा, दिस एरिया वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहां पे। अब देखिए इस एरिया वेक्टर ए के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एंगल है वो कितना है, दिस इज नथिंग बट थीटा, हियर इज 180। तो चलिए फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, आपको पता है, दैट इज ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, और आपको पता है कॉस 180 कितना होता है, -1, तो दिस विल बिकम ई डी ए माइनस ई डी ए। ओके, दिस इज द फ्लक्स फॉर फर्स्ट सरफेस। चलिए अब हम सेकंड सरफेस की बात करते हैं कि सेकंड सरफेस का जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर, वो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो अगर मैं फ्लक्स निकालूं दूसरे प्लेन का, तो क्या निकलेगा, ये ई डी ए cos 90 डिग्री, और आपको पता है cos 90 कितना होता है, 0, तो दिस होल विल बिकम 0। सिमिलरली अगर आप थर्ड सरफेस को देखें तो देखिए थर्ड सरफेस भी कैसा है, अगर ये इसका परपेंडिकुलर वेक्टर अगर ऐसे हो या ऐसे हो तो तब भी क्या होगा, ये दोनों केस में 90 डिग्री है। तो यहां पे फ्लक्स फॉर सरफेस एरिया 3 दैट इज ऑल्सो ई डी ए cos 90 डिग्री, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप 4 का देखें, ठीक है, चलिए 4 का देख के बात करते हैं। देखिए 4 सरफेस के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज द एरिया वेक्टर फॉर सरफेस नंबर 4। ओके, चलिए निकाल के देखते हैं, ई डी 4 कितना निकलेगा, ई डी ए कॉस, यहां पे देखिए कॉस कितना है, ये एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का, तो यहां पे क्या आएगा, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 होता है 1, तो इट विल बिकम ई डी ए। सिमिलरली अगर आप सरफेस नंबर 5 की बात करें तो देखिए 5 भी अप है, तो इसका भी जो एरिया वेक्टर होगा ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहां पे फिर आप लिखिए ई डी ए cos 90 डिग्री, एंड दिस विल बिकम 0 अगेन। ओके, नाउ विल टॉक फॉर द सरफेस नंबर 6। अच्छा, 6 सरफेस के देख लीजिए, ये सरफेस ऐसे है, बाहर की तरफ को निकला हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, इस तरीके से। तो ये भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, दैट इज ई डी ए cos 90 डिग्री, एंड दिस विल बिकम 0। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखिए इस क्यूब के लिए मैंने 6 के 6 सरफेसेस का सिंगल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब क्या करना है मेरे को टोटल फ्लक्स चाहिए, यहां पे मुझे क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए। चलिए टोटल फ्लक्स को मैं मान लेता हूं E। अब देखिए टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करें, इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इनको सम करके देखिए, 0 0 0 0 कैंसिल, दिस इज द माइनस डी ए और दिस इज प्लस डी ए, तो ये कैंसिल होकर यहां पे क्या बनाएगा, 0। तो यहां पे आपने क्या देखा कि इस क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स है वो कितना है, ये 0 है। तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक हो रही होगी अभी कि भाई क्लोज सरफेस के लिए यहां पे फ्लक्स 0 आया है, तो क्या हर क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स है वो 0 ही होगा? आंसर इज बिग नो। हर सरफेस के लिए फ्लक्स 0 नहीं होता। किसी सरफेस के लिए फ्लक्स 0 हो सकता है, किसी सरफेस के लिए फ्लक्स 0 नहीं होता। अब किन किन सरफेसों के लिए फ्लक्स 0 नहीं होगा, उसी की बात करने के लिए हम गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि गॉस साहब बताएंगे कि भाई साहब हर क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो 0 नहीं होता है। अच्छा, कैसे नहीं हो सकता 0? अभी तो हमने यहां पे 0 प्रूव किया, तो हम चलिए उसी कंडीशन की बात कर लेते हैं कि किस केस में फ्लक्स जो है वो 0 नहीं हो सकता। देखिए यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके बच्चों, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एग्जैक्टली सेम है।
अगर मैं मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होके एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा? तो देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और इस पर्टिकुलर प्लेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। यहां पे मैं एक सरफेस रख देता हूं, लेट्स सपोज दिस इज अ क्लोज सरफेस। ये क्या है? एक क्लोज सरफेस है। क्यूब रखा हुआ है यहां पे भी, ठीक है। आप इसको क्यूब कंसीडर करिए, इमेजिन करिए कि ये क्यूब है। यहां पे E1 रखा हुआ है और यहां पे E2 रखा हुआ है। देखिए इसका जब एरिया वेक्टर निकलेगा, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे निकलेगा, दिस इज द एरिया वेक्टर। और इसका इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा? कुछ इस तरीके से निकलेगा। बाकी तो आपको पता है कि चार सरफेसेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, सिमिलरली जैसे यहां हुआ है। अच्छा, यहां पे गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। तो यहां पे मान लीजिए कि फ्लक्स एक्सपीरियंस हुआ φ1, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम है, तो मान लीजिए यहां पे फ्लक्स एक्सपीरियंस हुआ φ2। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो आप इसको क्लियरली लिंक कर सकते हैं कि सर यहां पे जो φ1 की वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी φ2 से। यस और नो? ये बहुत इजी है समझना, ठीक है। यहां पे फ्लक्स ज्यादा है, यहां पे कम है, तो φ1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन φ2। और अगर φ1 φ2 से ज्यादा है, तो अगर मैं इस φ1 को अगर मैं इस φ2 से अगर मैं माइनस करूं, तो देयर इज सम वैल्यू हियर। यहां पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अगर आप एक ज्यादा नंबर से अगर आप एक छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करते तो यहां पे कुछ वैल्यू आएगी। दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज द नेट फ्लक्स है। वो क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हर केस में जीरो नहीं होता। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वहां पे जो आपका फ्लक्स है वो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए अब हम गॉस थ्योरम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि गॉस थ्योरम बेसिकली क्या होता है। गॉस थ्योरम बेसिकली इस टाइप की चीजों की बात करेगा। ओके बच्चों, तो देखिए गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए गॉस थ्योरम बेसिकली क्या होता है। देखिए हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। पहली चीज आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज की वजह से होती है, यानी कि अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। तो गॉस थ्योरम बेसिकली क्या करता है? गॉस थ्योरम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का क्या बताता है? ये रिलेशन बताता है। क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का रिलेशन बताता है, ठीक है। और गाइस गॉस थ्योरम जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर गॉस थ्योरम को अगर आप निकाल देना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो थोड़ा सा कमजोर लगने लगेगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज गॉस थ्योरम को पढ़ना क्यों जरूरी है कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब ने, ये जो यहां पर फोटो लगी पड़ी है, ये इनका मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, है ना। तो बहुत शानदार काम किया इन्होंने। तो देखिए मैक्सवेल इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, उन 4 इक्वेशंस के लिए जो सबसे बेसिक और सबसे प्राइमरी और सबसे पहली जो इक्वेशन है वो गॉस थ्योरम से ली गई थी, ठीक है। तो गॉस थ्योरम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एंजॉय करना चाहते हैं थ्रू आउट दी जर्नी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि भाई गॉस थ्योरम जो है हमारा क्या होता है। देखिए गॉस थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट से। देखिए गॉस थ्योरम बेसिकली क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस, that electric flux linked with a closed surface kept in electric field is 1 upon epsilon naught times of charge enclosed. 1 upon epsilon times of charge enclosed in the surface. ओके, चलिए मैं इस स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ रहा हूं क्योंकि इसी स्टेटमेंट से आपको सबको समझ में आ जाएगा। क्या बोला इन्होंने
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। गॉस थ्योरम ओपन सरफेस में कभी लगेगा ही नहीं, भूल जाइए, ओपन सरफेस है, गॉस थ्योरम को डिलीट कर दीजिए। पहली चीज क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्स विद अ क्लोज्ड सरफेस केप्ट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको सरफेस को प्लेस करना ही करना है अगर आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इज 1/ε टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। बच्चे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड का मतलब क्या है, इनसाइड, ठीक है। यहां पे तीन चीजें पता चली। पहली चीज, सरफेस शुड बी क्लोज्ड। दूसरी चीज, दिस सरफेस मस्ट केप्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, द चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड। चार्ज क्या होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई स्टेटमेंट। अब चलिए इसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिक्स में लिखने की कोशिश करते हैं। क्या बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्स विद द सरफेस, यानी कि फाई ई इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε टाइम्स, यानी कि 1/ε टाइम्स of charge, that is q. Charge is nothing but q here, okay. Epsilon or times of charge enclosed by surface, यानी कि this is the relation. बेसिकली इसी को तो एक्सप्लेन किया गया है ऊपर कि फाई क्या होता है, 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको आप इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं, दैट इज q/ε विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज द गॉस थ्योरम, यही तो गॉस थ्योरम है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कंडीशंस की कुछ बात कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक क्लोज सरफेस है। क्या है, ये एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये कंडीशन मैंने यहां पे जो है ये बना दी है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि भाई इस क्लोज सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के आजू बाजू या टोटल चार्ज यहां को कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे कितने हैं, 10 प्लस चार्जेस, 10 क्यों है। तो यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि मुझे यह बताइए कि इस 10 to 10 चार्जेस में से कितने चार्जेस ऐसे हैं जो इसके ऊपर फ्लक्स एक्सपीरियंस करवाएंगे, यानी कि फ्लक्स बनाने में किन चार्जों का जो है यहां पे हाथ होगा। क्या इन बाहर वालों का हाथ होगा, इस 1 2 3 4 5 6 इनका हाथ होगा या नहीं होगा, बिग नो। आपको सोचना ही नहीं है इसके अंदर, आपको क्या सोचना है, यहां पे इस वर्ड को देखिए, इस वर्ड को मैं कितना हाईलाइट कर रहा हूं, लीजिए आप कहें तो मैं इसको येलो चौक से भी हाईलाइट कर देता हूं, इनक्लोज्ड, यानी कि यहां पे कितने चार्ज ऐसे हैं जो इनक्लोज्ड हैं, दैट इज 1 2 3 4, यानी कि इसके अंदर ओनली 4 चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल, 4 चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्स। यहां पर सिर्फ 4 ही चार्ज ऐसे हैं जो फ्लक्स को बनाएंगे, उसके अलावा भूल जाइए बाहर कितने भी चार्जेस हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे एक नंबर में कोई पूछ ले तो पूछ ले, ठीक है। अच्छा चलिए दूसरा यहां पे देखिए, मान लीजिए कि ये सरफेस है, यहां पे नंबर ऑफ चार्जेस है कुछ इस तरीके से, so many charges are there, like this like this like this like this। अब बताइए इस कंडीशन के अंदर फ्लक्स कितना होगा इस बॉडी के ऊपर, बताइए बताइए बताइए। स्क्रीन को पॉज कीजिए, आंसर आता है तो बिल्कुल नीचे लिखिए, इसके ऊपर कितना फ्लक्स होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या है, 0। इसके ऊपर फ्लक्स कितना है, 0 है भाई। क्यों 0 है, क्या बोला, इनक्लोज चार्ज। क्या इस बॉडी के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज है, इनक्लोज का मतलब होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी। क्या इस बॉडी के इनसाइड कोई चार्ज है, नो चार्ज। यहां पे क्या है, नो चार्ज। अगर नो चार्ज है तो फ्लक्स भी कितना होगा, 0। आई बात समझ में, हाँ। तो ये होता है बेसिकली मेरा गॉस थ्योरम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1/ε टाइम्स ऑफ मल्टीपल होता है चार्ज। कैसा चार्ज, जो इनसाइड द बॉडी हो। आपको मेरी बात समझ में आई, एकदम एकदम सब कुछ चमक रहा है, बढ़िया है ना, चमकना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बात, थ्योरी पढ़ ली, हमें यकीन है गॉस थ्योरम पे कि चलिए ठीक है आपने थ्योरी बताई तो ये सही होगी, लेकिन क्या आप आंख बंद करके किसी की बात को मान लेंगे, चाहे वो गॉस बाबा ही क्यों ना हो, मजा नहीं आएगा ना। फिजिक्स ली क्यों है भाई, फिजिक्स पढ़ क्यों रहे, इसलिए तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना कि भाई साहब हम चेक करेंगे क्या आपने जो लिखा क्या वो ठीक है या गलत है। चलिए
फिर अब चेक करना स्टार्ट करते हैं कि गॉस बाबा ने जो कुछ भी बोला क्या वो सच में ठीक है, क्या जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं, क्या जिस चीज ने हमारी नींद उड़ाई है, क्या वो ठीक भी है या नहीं है। तो अपन अब क्या करते हैं, अपन अब प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। डाउट नहीं है गॉस बाबा को लेकर, बहुत शानदार इंसान थे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है ना, आज को हम प्रूव नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कैसे चीजें प्रूव करेंगे। उसको प्रूव करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। हमें प्रूव करना है, ओके गाइस, मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया कि क्लोज सरफेस के लिए जो आपने इंटीग्रल लिखा था, उसके लिए जैसे आप लिखते हैं EDA cos थीटा, इस तरीके से आप फ्लक्स फाइंड करते हैं और इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन एक तो होता है ओपन इंटीग्रल और एक होता है क्लोज इंटीग्रल। तो यहां पे जो इंटीग्रल होगा वो क्लोज्ड होगा, और क्लोज इंटीग्रल को शो कैसे करते हैं हम, आप साइलेंट ये इंटीग्रल देन इसके ऊपर इस तरीके का एक सर्कल लगाते हैं। ये सर्कल क्या शो करता है, ये शो करता है कि आपका जो इंटीग्रल है वो एक क्लोज इंटीग्रल है, एक क्लोज सरफेस के थ्रू होने वाला इंटीग्रल है। ठीक है, चलिए इतना ही बताना था मेरे को। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे कि भैया प्रूव करना है तो करना क्या है, करना क्या है, करना हमें प्रूव है कि भैया जो फ्लक्स होता है, ये आपने बोला था कि ये Q/ε0 टाइम्स होता है, यही तो बोला इन्होंने। चलिए ठीक है, फ्लक्स को और आप क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स को आप बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं ओनली मैग्नीट्यूड के टर्म में तो कैसे लिखेंगे, EDS cos थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड के टर्म में। इसको अगर आपको वेक्टर के टर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है भैया, ये चीजें तो करनी है अपन को प्रूव। चलिए प्रूव करते हैं। कॉस थर्म में क्या बोला भैया, क्लोज सरफेस लो। अच्छा चलिए क्लोज सरफेस ले लेते हैं, ये ले लिया क्लोज सरफेस, ये हमने एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, स्फीयर तो क्लोज होता है ना, फुटबॉल क्लोज होता है, स्फीयर ले लिया हमने। चलिए ठीक है, इस स्फीयर के अंदर अपन को एक इंक्लोज चार्ज भी रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अपन ने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, Q रख दिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मान लीजिए कि इस स्फीयर का जो रेडियस है, दैट रेडियस इज R। ये रेडियस क्या है, ये हर जगह R है, रेडियस, रेडियस क्या है यहाँ पे, R है। अपन को फ्लक्स फाइंड करना है कि इस टोटल बॉडी के ऊपर फ्लक्स कितना होगा। अच्छा, फ्लक्स कहां पे होगा, फ्लक्स क्या होता है, एरिया लिंक्ड। क्या होता है फ्लक्स, एरिया लिंक्ड थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए ये चार्ज है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स व्हिच इज कमिंग आउट। यस और नो, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउट जा रहे हैं। तो एरिया लिंक्ड कौन सा है, ये वाला जो टोटल एरिया जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये सारा का सारा जो एरिया है दैट इज द ओनली एरिया लिंक। यानी कि इस सरफेस के ऊपर लगने वाला अगर मैं फ्लक्स पता कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए ठीक है, कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर ले, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे लेट कर लेते हैं ds, क्योंकि भैया ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। ठीक है, और बहुत बड़े सरफेस एरिया की कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, अच्छा आपको दिख नहीं रही होगी, सबसे ऊपर मैंने न्यूटन बाबा की फोटो लगाई हुई है। ठीक है, अब देखिए न्यूटन बाबा की फोटो क्यों लगाई, न्यूटन बाबा ने बोला ना कि भैया जब मैंने आपको कैलकुलस दे रखा है तो क्यों इतनी मेहनत करते हो, छोटा सरफेस एरिया मानो, बाद में तुम कैलकुलस से इंटीग्रेशन कर लेना, बात खत्म हो जाएगी तुम्हारी। चलिए ठीक है, यहां पे निकाल के देखते हैं, क्या निकाल के देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम उठा लेते हैं कौन सा, अपना राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, ये वाला, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, E.ds। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले अपन को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r, यानी कि इस ds पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 को अपन k लिख लें, Q वैल्यू है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है r, सो दिस इज द r²। ये हो गई पहली इक्वेशन जो अपन को बहुत पहले से पता है, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इस इक्वेशन को उठाते हैं। इस इक्वेशन के अंदर क्या बोला गया है, बोला गया है कि क्लोज इंटीग्रल क्या होता है, E.ds। E की वैल्यू तो अपन को यहां से पता पड़ गई, चलिए लगा दीजिए। E की वैल्यू यहां पे क्या है, दैट इज k Q/r², और मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे, ds मल्टीप्लाई होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, क्योंकि पता है कांस्टेंट चीजों के ऊपर कैलकुलस अप्लाई नहीं होगी। k क्या है, कांस्टेंट, 9 × 10⁹। क्या q बदलेगा,
क्यू भी तो कांस्टेंट है, एक प्लेस पे रखा हुआ है, और क्यू की जो वैल्यू है वो कैसी है, फाइनाइट वैल्यू है, तो क्यू भी बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है। आर स्क्वायर देखिए, क्या डिस्टेंस बदलेगा स्पेयर का, क्या स्पेयर छोटा बड़ा होता रहेगा, नहीं ना, तो आर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जितनी चीजें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, यानी कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी। बदलेंगे क्या, डीएस बदलेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं डीएस का। यहां तक बात समझ में? अच्छा, अगर आप इस डीएस का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो इस डीएस का इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब है कि आपको पूरा सरफेस का एरिया पता होना चाहिए, पूरे स्फीयर का आपको फॉर्मूला पता होगा। अब आप 12th क्लास में आ चुके हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है, चलिए फॉर्मूला पुट करिए, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड इस टोटल सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा चलिए ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है यहां तक। के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक तो आ गया। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो यहां पे बचा क्या, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये कौन सा साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। और इसको हमने प्रूव कहां से किया है, इसको हमने प्रूव किया राइट हैंड साइड से। वो राइट हैंड साइड क्या था, दैट इज ई डॉट डीएस। और ये ई डॉट डीएस बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स। तो देखिए ये कौन सा साइड था, ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। तो देखिए इसी को तो प्रूव करने की अभी तक कहानी चल रही थी, इसी को तो प्रूव करना था, कर दिया। कितना टाइम लगा इसको प्रूव करने में, ठीक है। तो बेसिकली अब आप यकीन कर सकते हैं कि गॉस बाबा ने जो कुछ बताई बातें वो एग्जैक्टली ठीक है, मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये तो हो गई मेरी प्रूव की बात, ठीक है, यहां से गॉस थ्योरम प्रूव होगा। बेसिकली ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि आपको ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाए, बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गई यहां पे सिंपल सटीक सी बात की, ये हो गया प्रूव। अच्छा, अब बच्चों यहां पे ये डायरेक्ट टॉपिक तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आप नोटबुक और पेंसिल लेके अगर आप देख रहे हैं या पेन लेके देख रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को लिखिए, मैं लिखवाता हूं कि इफ कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट फॉलोड द इनवर्स स्क्वायर लॉ, देन गॉस थ्योरम इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? या उसको आप प्रूव करें। देखिए बच्चों, यहां पे ये कूलम्स लॉ है, ये कूलम्स लॉ से ही तो रिजल्ट आया है। ये कूलम्स लॉ में देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो ये कैसा रिलेशन फॉलो कर रहा है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। अच्छा, अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो ना करे, मान लेता हूं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, ये इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो कर रहा है। अगर ये इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो कर रहा है रादर देन स्क्वायर लॉ, तो क्या गॉस थ्योरम वैलिड है या नहीं, दिस इज माय क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा से एक बार क्वेश्चन सुनिए कि अगर कूलम्स लॉ अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता, तो क्या गॉस थ्योरम प्रूव होती, क्या ये गॉस थ्योरम ट्रू होल्ड करेगा या नहीं करेगा, उसको देखना है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये स्क्वायर लॉ नहीं है, ये क्या है, ये क्यूब लॉ है। तो क्यूब लॉ में क्या होगा, ये जो रिलेशन होगा इसमें क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर का आर क्यूब आ जाएगी। अगर आप इसको पूरा लेके सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, यहां पे आर क्यूब आएगा, यहां से आर स्क्वायर कटेगा। तो ये जो कैंसिलेशन है, ये कैंसिलेशन नहीं होगा। तो इसके थ्रू जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या आएगा, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो देखिए क्या ये गॉस थ्योरम है, क्या गॉस थ्योरम तो ये है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये रिजल्ट क्या गॉस थ्योरम को सपोर्ट करता है, नहीं सपोर्ट करता है। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि अगर कूलम्स लॉ अगर स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करेगा, तो ये कूलम्स लॉ गॉस थ्योरम के लिए ट्रू होल्ड नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी इक्वेशन गॉस लॉ को प्रूव फॉलो करे, तो उसमें उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा है, ये आप लिखिए कि यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज गॉस लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर डाइपोल्स,
क्या गॉस लॉ डाइपोल्स के लिए भी ट्रू होगा? ये आपका क्वेश्चन है। अगेन आपको आता है तो पॉज करिए स्क्रीन और फटाफट से आंसर दीजिए। ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, कई एग्जामिनर्स ने पूछे भी हुए हैं। क्वेश्चन है कि इज गॉस लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर डाइपोल्स? आंसर इज नो, अ बिग नो। क्यों बिग नो? क्योंकि आपको पता है जब आप डाइपोल्स की, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो क्या आता है? ये 1/r³ आता है, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखिए पीछे जाके, ठीक है। तो डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कितना आता है? 1/r³ आता है, ठीक है। ये आपको पता है। P/r³ आया था किसके लिए? इक्वेटोरियल के लिए। और 2P/r³ आया था किसके लिए? एक्सियल के लिए, है ना। तो देखिए ये स्क्वायर इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो कर रहा है ना, तो अगर ये इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो करेगा तो ये गॉस थ्योरम के लिए होल्ड नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या है कि इज गॉस थ्योरम होल्ड्स ट्रू फॉर डाइपोल? द आंसर इज बिग नो। गॉस थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर डाइपोल, इट इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। ओके, और ऐसे चार्जेस के रिलेशन जो स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हो। तो देवी और सज्जनों, आज की मजदूरी यही खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस से हम पढ़ेंगे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके सीबीएसई के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तब तक के लिए तो बच्चों, अगर आपको किसी भी क्लास के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक या किसी न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग, चाहे वो बोर्ड का न्यूमेरिकल हो या आईआईटी जेई का हो, नीट का हो या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का, अगर कोई भी न्यूमेरिकल में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है या कोई भी कैसे भी डाउट आता है, तो वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो पूछ सकते हैं। इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज आप उसको जाके फॉलो करें। ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। आपके वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उस सब्सक्राइब के बटन को दबा देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम सब मिलके फिजिक्स की जर्नी को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सके। तो बच्चा पार्टी, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों को खूब सारा ध्यान रखें और पढ़ते रहें।